तो ये हमारा जो सीरिया का विद्रोह किस तरह से हुआ उसके आगे के पॉइंट्स में बताने वाली हूँ, और बाकी के पॉइंट्स मैंने अपने पहले वीडियो में बताया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देख लें। ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। सीरिया पे फ्रांसीसी का संरक्षण, ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो किस तरह विद्रोह के परिणाम क्या हुए वो हम देख रहे थे। तो इस तरह क्या होता है कि फ्रांस जो होता है वो सीरिया को एक संविधान बनाने को कहता है, लेकिन सीरिया जो संविधान बनाकर फ्रांसीसियों के सामने रखता है वो उससे सहमत नहीं होते हैं। और आखिरकार 1930 ईस्वी में क्या होता है कि फ्रांस ने एक संविधान सीरिया के लिए बनाया, और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी वो देख लेते हैं। तो सबसे पहली जो विशेषता थी वो थी एक संसद की स्थापना की जाए जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का हो। तो एक संसद की स्थापना की जाती है जिसका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का, और एक राष्ट्रपति की नियुक्ति भी की जाएगी जो हमेशा एक मुसलमान ही होगा। और तीसरा विशेषता जो होता है वो होता है सीरिया की विदेश नीति निर्धारित करने का अधिकार फ्रांस को होगा। तो इस तरह 1932 से 1930 ईस्वी के संविधान के अनुसार संसद का निर्वाचन होता है, और 1933 ईस्वी में फ्रांस ने एक प्रस्ताव रखा जिसमें निम्नलिखित शर्तें थी। तो इस तरह 1933 ईस्वी में भी वह एक प्रस्ताव, फ्रांस एक प्रस्ताव रखता है जिसमें वो निम्नलिखित शर्तें भी रखता है। तो सबसे पहली जो उसकी शर्त होती है वो होती है सीरिया को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया जाएगा और उसे राष्ट्र संघ का सदस्य बनाया जाएगा। और तीसरा पॉइंट होता है 25 वर्षों तक फ्रांस का नियंत्रण सीरिया पर रहेगा। तो जिस तरह से जो पहला संविधान बनाया गया था, ठीक है, 1930 ईस्वी में, उससे सीरिया के लोग सहमत नहीं थे और विद्रोह निरंतर बढ़ता ही जा रहा था। तो 1933 ईस्वी में क्या होता है कि फिर से वो एक प्रस्ताव जारी करता है फ्रांस, और इससे उसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं बताता है। सबसे पहली विशेषता होती है कि वो सीरिया को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर देगा, उसे राष्ट्र संघ का सदस्य बना दिया जाएगा और 25 वर्षों तक फ्रांस का नियंत्रण सीरिया पर रहेगा। तो सीरिया की संसद ने इसे मानने से बिल्कुल ही इनकार कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से वो इनकार कर देते हैं और वहाँ राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हो जाता है। जिस तरह इन सभी शर्तों को देखने के बाद, इतनी सारी विशेषताएं, इतने सारे संविधान के बाद भी जो सीरिया के लोग होते हैं वो संतुष्ट नहीं होते हैं और वो पुनः आंदोलन करने लगते हैं। तो इस तरह से जो फ्रांसीसी जो दल होता है वो सोचता है कि मैं कुछ ऐसी व्यवस्था करूं जिससे सीरिया में कुछ शांति हो। तो वो भूमि की व्यवस्था को लागू करता है और सीरिया के असंतोष को दूर करने के लिए फ्रांस जो होता है, फ्रांस की जो सरकार होती है, उसने भूमि सुधारों का भी प्रयास किया। और 1930 ईस्वी में हुराफ्यूद ने सीरिया की भूमि का सर्वेक्षण किया। तो जो 1930 में क्या होता है कि हुराफ्यूद जो होता है उन्होंने सीरिया की भूमि का सर्वेक्षण किया और उसके पंजीकरण की भी व्यवस्था की जाती है। लेकिन इतनी भूमि की व्यवस्था करने के बावजूद जो सीरिया होता है उसका विद्रोह थमता नहीं है और वो और भी अग्रसर और भी उग्र हो जाते हैं और वो फ्रांसीसी को बिल्कुल भी अपने उनके नियंत्रण में बिल्कुल भी अब रहना नहीं चाहते थे। अब हम देखेंगे दमन नीति। तो इन सब के बावजूद फ्रांस के द्वारा सीरिया का शोषण जारी रहता है और अतः सरकार के विरुद्ध लोगों को असंतोष भी बढ़ता जा रहा था और अल हिज्ब अल शाबा पार्टी की लोकप्रियता बढ़ने लगी। तो इस तरह एक पार्टी थी जो अल हिज्ब अल शाबा जिसका नाम था, उसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी और सरकार ने इस पार्टी के नेताओं का दमन करना शुरू किया क्योंकि यही पार्टी जो थी वो राष्ट्रीयता सीरिया में फैला रही थी, जिसका दमन फ्रांसीसी सरकार ने किया। और शुक्री अल कुवत अली और फारसी अल कुवत अली जैसे नेताओं को उन्होंने बंदी बना लिया ताकि राष्ट्रीयता का प्रचार ना हो और वहाँ पर सैनिक कानून भी लागू कर दिया जाता था। तो हर संभव प्रयास किया जा रहा था ताकि सीरिया में राष्ट्रीयता की भावना ज़्यादा बढ़े ना और फ्रांसीसी सरकार जो है वो वहाँ पे अपना नियंत्रण स्थापित करे रहे।
फिर फाइनली एक 1936 की संधि होती है, ठीक है। और मार्च 1936 में 6 राष्ट्रव्यापी सदस्यों का एक मंडल हासिम बे अल अताशी की अध्यक्षता में पेरिस गया। तो इस तरह 1936 ईस्वी में एक संधि की जाती है जिसमें 6 राष्ट्रव्यापी सदस्यों का एक मंडल जो होता है हासिम बे अल अताशी की अध्यक्षता में पेरिस जाता है और वहाँ पर 9 सितंबर 1936 ईस्वी को फ्रेंच सीरियन संधि की जाती है जिसे 25 वर्षों तक जायज़ माना जाता है, ठीक है। और इसके अनुसार सीरिया 3 वर्ष में स्वतंत्र होने वाला था तथा अंत में फ्रांस सीरिया को राष्ट्र संघ की सदस्य भी दिलवाने को तैयार था। तो इस तरह संधि में सीरिया को कहा जाता है कि 3 वर्षों में वो स्वतंत्र हो जाएगा और अंत में फ्रांस जो है वो सीरिया को राष्ट्र संघ की सदस्यता दिलवाने में भी वो मदद करेगा। और सीरिया में लटाविया तथा जबल अल-दूज़ शामिल रखे गए। तो इस तरह सीरिया में इस संधि की जो विशेषता थी वो मैं बता रही हूँ। तो सीरिया में लटाविया तथा जबल अल-दूज़ शामिल रखे गए किंतु इसके प्रशासनिक व्यवस्था स्वराज्य की गई। दूसरा पॉइंट है फ्रांस को सीरिया में 2 वायु अड्डे रखने का अधिकार मिला। तो इस तरह फ्रांस को सीरिया में अधिकार दिए जाते हैं कि वो अपने 2 वायु अड्डे वहाँ पर रख सकता है एवं लटाविया एवं जबल अल-दूज़ में वह 5 साल तक स्थल सेना भी रख सकता है। तो इस तरह ये एक दूसरी विशेषता थी, ठीक है। और तीसरा जो पॉइंट है सेना के प्रशिक्षण तथा शिक्षा एवं उद्योग के क्षेत्र में सीरिया को से मदद लेनी होगी। तो सेना के प्रशिक्षण हो या फिर शिक्षा संबंधी कुछ योजना हो या उद्योग हो व्यवसाय हो उसके क्षेत्र में भी सीरिया को फ्रांस से ही मदद लेनी होगी। चौथा पॉइंट था फ्रेंच राजदूत को बाकी राजदूतों से ऊपर स्थान मिलना चाहिए। तो इस तरह इस संधि के द्वारा भी जो फ्रांस था वो अपना प्रभुत्व कायम रखना चाहता था, अपना नियंत्रण स्थापित करके रखना चाहता था। जैसा कि हमने देखा कि वो वहाँ पर वायु अड्डे भी रखना चाहता था, स्थल सेना भी रखना चाहता था, सेना के प्रशिक्षण शिक्षा उद्योग में भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता था, फ्रेंच राजदूत को भी वहाँ रखना चाहता था और उन्हें विशेष अधिकार देना चाहिए या फिर उन्हें ऊपर स्थान मिलना चाहिए। इस संधियों में उसने इन सभी पॉइंट्स का वर्णन किया। इस संधि के तुरंत पश्चात 1936 ईस्वी के अंत में सीरिया में आम निर्वाचन हुआ जिसमें राष्ट्रवादियों की विजय हुई और हाशिम अल अतासी नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए और जमील मर्दन बे प्रधानमंत्री बने। तो इस तरह इस संधि के तुरंत पश्चात क्या होता है कि 1936 ईस्वी के अंत में सीरिया में एक आम निर्वाचन होता है जिसमें राष्ट्रवादियों की विजय होती है और हाशिम अल अताशी नए राष्ट्रपति निर्वाचित किए जाते हैं और जमील मर्दन बे प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। 1936 संधि के बाद क्या होता है वो हम देख लेते हैं। तो जबल अल-दूज़ जिसके बारे में हमने पढ़ा था और सीरिया इस समझौते से नाराज़ हो जाता है, ठीक है। और 1937 ईस्वी में नया मंत्रिमंडल बना और 1936 ईस्वी के संधि का विरोध किया जाता है। इसे भी सीरिया द्वारा मान्य नहीं दिया जाता है और सीरिया में पुनः उपद्रव हुआ और फ्रेंच विरोधी आंदोलन भी होना शुरू हो जाते हैं और 1939 में विश्व महायुद्ध छिड़ जाता है और अब सीरिया का प्रश्न जो था वो अंतर्राष्ट्रीय हो जाता है। तो इस तरह 1936 की जो संधि होती है वो भी सीरिया के द्वारा मान्य नहीं की जाती है। और उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पर जब 1939 ईस्वी में विश्व युद्ध छिड़ जाता है उसमें सीरिया का जो प्रश्न होता है वो अंतर्राष्ट्रीय हो जाता है। तो इस तरह एक स्वतंत्र जो राज्य के रूप में सीरिया ने मार्च 1945 में जर्मनी और जापान के विरुद्ध युद्ध के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। जब विश्व युद्ध चल रहा था तो वो क्या करता है कि वो जर्मनी और जापान के विरुद्ध एक घोषणा पत्र में हस्ताक्षर कर देता है और इसके बावजूद सीरिया पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हो पाता है क्योंकि वहाँ अब भी विदेशी सैनिक मौजूद थे।
थे। और दिसंबर 1945 में फ्रांस ने आश्वासन दिया था सीरिया को कि वो सीरिया और लेबनान से अपनी सेना हटा लेगा, पर अब उसने ऐसा नहीं किया। और उसने जब देर की तो दोनों राष्ट्रों ने इस मामले को क्या किया, मतलब सीरिया और लेबनान ने क्या किया कि सुरक्षा परिषद में इस समस्या को रखा। और उसके बाद क्या होता है कि परिषद ने विदेशी सेना यथाशीघ्र वहाँ से हटाने को कहते हैं और वहाँ पर प्रस्ताव जारी किया जाता है। और इसके बाद फ्रांस जो होता है उसने सीरिया और लेबनान से अपनी सेना हटाना शुरू कर दिया। और 1946 के अंत तक दोनों देशों से विदेशी सैनिक हटा लिए जाते हैं और इस तरह से दोनों देशों ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। तो इस तरह जो दोनों देश थे सीरिया और लेबनान जो होता है उस तरह वो लोग स्वतंत्र हो जाते हैं। और जो लेबनान होता है ना वो सीरिया का ही एक अंग होता है और इस तरह दोनों साथ में ही स्वतंत्र हो जाते हैं। तो ये थी फ्रांसीसी संरक्षण सीरिया और लेबनान में, ठीक है। और लेबनान में मैं कुछ और भी आपको पॉइंट्स अलग से एक वीडियो में बता दूंगी शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि लेबनान और सीरिया का साथ में ही स्वतंत्रता मिलती है और किस तरह दोनों ही एक दूसरे से संबंधित थे, क्योंकि लेबनान जो था वो पहले सीरिया का ही अंग रह चुका था, ठीक है। इसलिए मैं लेबनान पे भी कुछ एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है फ्रांसीसी संरक्षण सीरिया में, ठीक है। तो सीरिया वाले पोर्शन को आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ओके। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। थैंक यू।